औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि रियल टेस्ट के हवाले से 3.1 पहले हमने किया, उसके बाद 3.2 किया और आज हम 3.3 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट इज, नीचे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें क्या कह रहा है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको जब आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, सेकंड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। ये पूरा क्या है, न्यूटन। सो न्यूटन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रॉब्लम है और ये पुली के प्रॉब्लम है। टू बॉडीज, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा इसके अगर डेटा बनाया हम, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, टू बॉडीज एक्स एंड वाई आर अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग पासिंग ओवर अ पुली such that both moves vertically। that means ये पहला केस है पुली का जो हमने एक्सप्लेन किया था। m1 mass m1 is 7 किलोग्राम and m2 mass of the body y is 3 किलोग्राम। इसमें कह रहा है g की वैल्यू जो आप लें वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें। फाइंड आपने क्या करना है, एक्सीलरेशन a किसके बराबर होगी। तो शायद आपको याद हो कि एक्सीलरेशन का फार्मूला व्हेन द बोथ बॉडीज आर हैंग्ड वर्टिकली, तो इसका फार्मूला क्या था, m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर यहां पे आप वैल्यूज इसकी रखें, a इज इक्वल टू m1 क्या था बेटा, 7 माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3। सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 में कैंसिल, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी में देखिए ये आंसर है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, if the two bodies of the different masses are moving with the same velocity under identical conditions, it will be more difficult to stop or change the motion of the body of the larger mass because of the body with the larger mass has dash than the body having the lesser mass। क्या ज्यादा है, more inertia। यानी देखिए जब वेलोसिटी सेम होती है तो इनर्शिया उसमें ज्यादा होता है जिस बॉडी का मास ज्यादा हो। दैट मींस ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, मोर इनर्शिया। उसके बाद आप देखिए बेटा एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमेरिकल आ गया है। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसमें जाहिर है एक साथ इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते उसमें टेस्ट में। ये तो मैंने आप देखेंगे, देख रहे होंगे क्वेश्चन है सामने लिखा हुआ है, कोई 2010 में आया है, कोई 2, ये तीनों क्वेश्चन पहले वाले 2010 में है, चौथा भी 10 में भी आया है लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के से। तो आप अब चेक करें, ये 2010 वाला साल था जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते। अब इतने न्यूमेरिकल्स नहीं दिए जाते, 1 या 2 ही मुश्किल से आते, 2 ज्यादा 3 तक। लेकिन 2010 में तकरीबन मेरा ख्याल 30 में से 17 या इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। 7 थ्रोज अ बॉल एट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 42 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस द बॉल कैन रीच, अज्यूम द बॉल इज कॉट एट द सेम हाइट एट विच इट वाज रिलीज। बिल्कुल इसी तरह का लास्ट टेस्ट में भी हम कर चुके हैं कि 7 ऐसे बॉल को थ्रो करता है, बॉल ऊपर जाती है, ऊपर आने के बाद वहीं पे कैच करता है। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहले यहां से ऊपर जाने का डिस्टेंस, फिर वापस आने का टोटल। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, यहां से जो थ्रो किया ऊपर वो डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो आपको याद होगा कि फार्मूला में जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2gh इज इक्वल टू
वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू वी एफ क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। अगर यहां पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 9.8 एच इज इक्वल टू माइनस 42 इंटू 42 स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली कर लें तो अब ये माइनस माइनस में कैंसिल हो गया। h इज इक्वल टू आपके पास हो गया 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो अब आप देखें यहाँ पे अगर आप पाएंगे इस प्रॉब्लम में तो वैल्यूज जो आपके पास बन रही है h इज इक्वल टू आपके पास है ये 2 का टेबल स्कोप 21 टाइम्स। तो अब आप 21 इंटू 41 कर रहे हैं तो 882 आ रहा है डिवाइडेड बाय 9.8 करते हैं तो h इज इक्वल टू आपके पास बन रही है 90 मीटर। ये तो है हाइट ऊपर जाने की, जो डिस्टेंस अपवर्ड गया वापस आ गया तब भी इतना ही डिस्टेंस करेगा तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो बराबर हो गया 90 प्लस 90 के। सो h डैश इज इक्वल टू 180 meters. So this one is the distance covered by the ball which was thrown by the sack in a upward directions with a velocity 42. So अगर आप इसमें आंसर को आप चेक करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को अगर चेक करें तो ये बिल्कुल डेफिनेशन दिया, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और इस ये देखें लम्स के पेपर में 2012 में आया था। इसमें लिखा है द मोमेंटम इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली डैश देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसका मतलब है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो दैट मींस क्या मोर होती है? नहीं। लेस होती है? यस। इक्वल होती है? नहीं। तो ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में एक प्रॉब्लम दिया है उन्होंने, उसमें कहा अ जीप इज ट्रेवलिंग विद एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द रोड हैज द पोस्ट 100 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस कितना है, एस कितना है 100 मीटर। A jeep is traveling with a uniform acceleration along the straight road. The road has marker posts every 100 meter. When the jeep passes one post, जब पहली पोस्ट क्रॉस करती है, it has a speed. उसकी स्पीड क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एंड व्हेन इट पासेस द नेक्स्ट वन इट्स स्पीड इज यानी vf कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द जीप? व्हाट इज द जीप्स एक्सेलरेशन? आपने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, आपको याद होगा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर फार्मूला। 2 इंटू एक्सेलरेशन आपने मालूम करनी है, s का मतलब आपका 100 होगा इज इक्वल टू vf कितना है? 20 का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो बेटा यहां पे अगर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 200a इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 माइनस आपके पास 100, तो आपके पास a इज इक्वल टू 400 में से 100 जाएंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 200 टू 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, तो आपके जहन में एक तो बात आ गई होगी कि चैप्टर नंबर 3 में से ज्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल लिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप चेक करें 2500 किलोग्राम कार, लेट्स सपोज M1 इज इक्वल टू 2500 kg is traveling with a speed, initial velocity उसकी u1 is equal to 20 meter per second, crashes into a 6000 kilogram M2 that's equal to 6000 kg with a truck that is originally at the rest, वो rest में थी, that means u2 is equal to 0 meter per second. Then if the car comes to the rest, टकराने के बाद कार की स्पीड यानी v1 that's equal to 0 meter per second. Then
what will be if the car comes to the rest at that point, what is the speed of the truck? v2 आपके पास क्या होगी? सिंपल सा प्रॉब्लम, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम हमने यूज करना है. हमें पता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 होता है. और यहां पे अगर आप देखेंगे m1 आपके पास कितना मिला हुआ है? 2500 इंटू v1 आपके पास क्या है? 0 प्लस m2 आपके पास क्या है? 6000 और आपके पास v2 आपने क्या करना है? मालूम करना है, इज इक्वल टू m1 आपके पास क्या है? 2500 इंटू u1 आपका है 20 प्लस m2 कितना है? 6000 इंटू u2 क्या है? 0. तो बेटा यहां पे आपके पास ये पूरा 0 हो गया. दैट मीन्स 6000 v2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा. इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 0 और ये 50. अब अगर आप देखें v2 इज इक्वल टू व्हाट? 5, ये हो गए 50,000 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये 0 कैंसिल. और v2 इज इक्वल टू 50 को अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8.33 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. अगर आपको यहां पे बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, बहुत सिंपल सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन दैट्स इक्वल टू म्यू. और ये म्यू क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है. म्यू क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन. दैट मींस द बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ रहे हैं. तो यहां पे देखें, अ चाइल्ड ऑफ द मास m stands on a board of the mass capital M which lies on a frictionless horizontal surface. The child starts walking with a velocity v with respect to the ground. With what speed does the board recoil? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. अगर सपोज करें m1 की जगह पे क्या है? m है, और इसमें m2 की जगह पे उन्होंने क्या दिया है? कैपिटल M दिया है. और वेलोसिटी v1 की जगह पे क्या है? v1 इज इक्वल टू v के है. और तो v2 आपने, जिसको हम इसको स्मॉल कह देते हैं, इसको v डैश कह देते हैं, ये क्या होगी? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. v डैश इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू v इंटू m. सो आपके पास v डैश इज इक्वल टू, ये आपने मालूम करना है, v डैश इज इक्वल टू vm ओवर m. सो दिस विल बी द फार्मूला v m v अपॉन m. द ऑप्शन b इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो ये भी एक न्यूमेरिकल दिया है, एक प्रॉब्लम दिया है. क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, वहां पे 11 में है, अ बॉय ऑफ द मास m is dropped from the top of the tower. इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi क्या हो जाएगी? 0. मास क्या है? मास जो है इसका m से शो किया है, इसका जरूरत तो नहीं पड़ेगी. ये बेसिकली क्या है? मास है. मास इज इक्वल टू m. A boy of the mass m is dropped from the top of a tower. जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. एंड देन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में, यानी टाइम क्या है? 1 सेकेंड. इसमें इट विल कवर द डिस्टेंस. s कितना होगा? फ्री फॉल में g एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. दैट मींस s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर. दैट वुड बी द फार्मूला. सो s इज इक्वल टू vi क्या है? 0. सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आपके पास 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर. सो s इज इक्वल टू, ये बेटा पूरा 0 हो गया. 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. सो s इज इक्वल टू 4.9 मीटर. सो दैट वुड बी द आंसर. और आप देखें इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. After that question, after the 11, we are having another problem. The velocity of a body moving in a straight line with a constant acceleration is 10 meter per second
एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, किस तरह से है, ये कोई बॉडी ऐसे मूव करते हुए ऑलरेडी आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट चेंज करके दिया है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट टी। सपोज करें यहां से कोई कार या कोई बॉडी आ रही है और यहां पर हमने चेक किया सर्टेन टाइम के बाद, यहां पर यानी बी पॉइंट पर कहीं से शुरू हुई है, इनिशियली कहीं ए से शुरू हुई है, हमें नहीं पता कहां से शुरू हुई है, कितने डिस्टेंस से हुई है। बी पे जब हम देखते हैं तो वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। फिर उसके बाद कह रहा है 5 सेकंड के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद बॉडी बी से कहां पहुंचती है, सी पर, और यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी 3 सेकंड्स बिफोर, वो कह रहा जब हमने इसको ऑब्जर्व किया था उससे 3 सेकंड बिफोर यहां पर वेलोसिटी क्या थी। इस सवाल में लॉजिक ये है, इसको दो पोर्शन मिलेंगे, बी से सी और फिर ए से बी तक। तो आप देखें हैं इसको करने के लिए सबसे पहले मोशन फ्रॉम बी टू सी से हम क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। कैसे, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ए इज इक्वल टू ए बी से सी तक क्या था, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये तो हो गई इसकी एक्सेलरेशन, जो कि पूरे मोशन के दौरान क्या थी, कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। नाउ फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी तक, अब यहां पे अगर देखेंगे तो इनिशियल वी आई है और इसकी जो इनिशियल थी वो इसके लिए क्या बन गया, इनिशियल जो है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमने मालूम करनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी वो होगी जो इसकी इनिशियल थी, यानी 10 मीटर पर सेकंड। यू नो जब ए से बी तक जाएंगे तो ये इनिशियल और यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल कहेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या थी, 10 मीटर। तो अब ए से बी तक ये इनिशियल नहीं है बल्कि फाइनल है। और आपने एक्सेलरेशन तो मालूम कर ली थी क्योंकि कांस्टेंट है, पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट है, वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहां पे आपने मालूम क्या करना है, टाइम भी उन्होंने दिया हुआ, t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स आपको दिया हुआ है। यहां पे आपने इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। बहुत सिंपल सा फार्मूला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फार्मूला हमने मालूम किया। वी एफ की जगह पे क्या रखूं, 10 इज इक्वल टू वी आई हमने मालूम करना है, प्लस यहां पे क्या रखूं, 2 इंटू टाइम 5 सेकंड नहीं रखोगे, 3 सेकंड रखोगे। पता है क्यों बेटा, ए से लेकर बी तक की जो ड्यूरेशन थी वो 3 सेकंड थी, तो यहां पे आपने 3 कर दिया। ये हो गया 10 इज इक्वल टू वी आई प्लस 6 हो गया, 6 प्लस का उस तरफ आएगा तो माइनस का, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू वी आई, दैट मीन्स वी आई इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। सो दिस वन इज आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल जरूर था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर और वी आई किसके बराबर है, 4 मीटर पर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल सा आंसर आपने बताना है। आई होप कि आप जितनी स्टडी कर रहे होंगे उसके मुताबिक आप जवाब दे सकेंगे। जो बुक्स को सिर्फ किताबें बनाकर रख के बैठा होगा वो यकीनन इन जवाब देने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही होगी। आपने देखा है ये जो पिछले 3 टेस्ट में मैंने वो सारे क्वेश्चन दिए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हैं। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द सिर्फ पोजीशन कहा जाता तो फिर हम उसको क्या कहते, डिस्टेंस कहते। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आपके पास क्या होता है, क्या होता है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट। देखिए रेट ऑफ द चेंज ऑफ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ कितने में, 1 सेकंड में, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका ऑप्शन है क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी हो गई। और ये ऑप्शन आपका जो है ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें बेटा, a body of the mass m
is dropped from the top of a tower during the first second will fall through. अब आप ये याद करें, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ इसी टेस्ट में. क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी मैंने हल किया था उसमें आपने देखा था वो 2012 में आया था और 2013 में यही सेम क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ था, इसलिए इसकी सॉल्यूशन आपके पास आ चुकी है. 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम आ जाएं, मैंने कोशिश की है वो प्रॉब्लम जो रिपीट भी हो तो आपको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ है. कुछ का तो मैंने उसी के साथ लिख दिया है, कुछ अलग से भी दे दिए हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर when a liquid or a gaseous mass flows. There is something like friction resistance between its various layers. This particular type of the friction within a fluid medium is called, जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं और आसान लफ्ज में उसको विस्कोसिटी भी कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. इसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, इसको विस्कोसिटी भी कहा जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें बेटा. क्वेश्चन नंबर 16 आपका 2014 में आया है. क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, पहले कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 1.5 किलोग्राम इज एक्सीलरेटेड एट 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द फोर्स रिक्वायर्ड इज 3.3 न्यूटन. अरे नहीं भाई, ये नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू होता है ma के. ये कह रहा है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 3 न्यूटन होना चाहिए था. इसने क्या 3.3 न्यूटन है? नहीं होती. इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता. दूसरे में कह रहा है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड to a system then the total momentum of the system remains constant. बिल्कुल सही. this one is a statement of the law of the conservation of the momentum, यानी B जो है वो करेक्ट आंसर है. उसके बाद C को भी देख लेते हैं. an elastic collision is that in which the momentum of the system as well as the kinetic energy of the system before and after collision remain same. बिल्कुल सही. इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों चीजें, इसका मतलब बी भी सही है और सी भी सही है. सो आप क्योंकि ए सही नहीं था तो ई तो आंसर हो नहीं सकता. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, राइट. सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17 अब बेटा हम हल करने लगे. क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक न्यूमेरिकल है. अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and moves with a constant acceleration during the 5th second of its motion. It covers the distance of the 36 meter. What is the acceleration of the truck? देखिए यहां पे कह रहा है कि a truck starts. एक तो आपको बात याद होनी चाहिए कि यहां पे हम जो कर रहे हैं a truck starts from the rest means VI क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. With a constant acceleration during the 5th second its motion it covers the distance. यानी 5th सेकंड में डिस्टेंस जो है 5th सेकंड में कितना है 36 मीटर पर सेकंड है. सॉरी 36 मीटर है डिस्टेंस है ये. देन व्हाट इज एक्सीलरेशन? ट्रक की एक्सीलरेशन क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स इस सवाल को अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 17 है तो क्वेश्चन नंबर 17 में एक जो लॉजिकल बात जो दी है वो ये दी है, इसमें 5th सेकंड का है टाइम जो है वो tn दिया है. tn इज इक्वल टू 5th सेकंड. आपको याद होगा मैंने दो फार्मूले आपको ड्राइव करवाए थे जिसमें से एक था कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है जब आपसे कहा जाता है 5 सेकंड. 5th सेकंड कहा जाए तो इसका फार्मूला था, याद होगा आपको, s इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए इंटू 2tn-1. ये फार्मूला हमारे पास यूज होता है. तो अब अगर इस फार्मूले में देखें s तो मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 36. vi कितना है 0 प्लस 1/2. एक्सीलरेशन हमें मालूम करनी है 2 इंटू tn कितना था 5th सेकंड मींस 5 है 5 माइनस 1. सो 36 इज इक्वल टू 0 खत्म. यहां पे आपके पास क्या बचा a इंटू 2 इंटू 5 हो गया 10 माइनस 1 ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2. अब अगर 36 ये 2 यहां पे डिवाइड है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 9 जो है ये एक्सीलरेशन है 9 यहां पे मल्टीप्लाई यहां के डिवाइड हो गया 9 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन a. 9 का टेबल इसको 4 टाइम्स 4 इंटू 2 करेंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका है ए. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 के बाद
क्वेश्चन नंबर 18, ये ऐसे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स, ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो मुझे नहीं सॉल्व करने चाहिए, आप यकीनन कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, या फिर भी मैं आपको ये क्योंकि टेस्ट में आया तो बता देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके बराबर है भाई? ये न्यूटन के बराबर है, ये हम पढ़ चुके हैं। किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? 1 न्यूटन के। सो दैट वन इज बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 को बेटा चेक करें, तो 19 फिर एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम हल कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19 में an apple is dropped from the top of a building, it takes 5 seconds to hit the ground. इनिशियल वेलोसिटी vi क्या हो गई? 0 भाई। टाइम t कितना है? 5 सेकेंड। फाइंड विद व्हाट वेलोसिटी, vf आपने मालूम करना है। g की वैल्यू इन्होंने दे दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने मालूम क्या करना है? vf इज इक्वल टू व्हाट? सो स्टूडेंट्स, vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। सो vf इज इक्वल टू vi की जगह पे क्या गया? 0 प्लस 9.8 इंटू 5। सो vf इज इक्वल टू, इसको आप करेंगे तो ये मेरा ख्याल है आपके पास 49 हो जाएगा, 49 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज अ फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट्स बीइंग ड्रॉप्ड एंड इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीच द ग्राउंड। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें देखें थोड़ी सी रीजनिंग है, हालांकि उसमें डेटा लग रही है, बता ऐसे समझ रहा है कि इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। पहले लिखते हैं, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट मास रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस whose coefficient of the friction is 0.2. If a horizontal force is applied to the object, what will be the effect on the object? ये लम्स के पेपर में भी 2017 में आ चुका है। फर्स्ट, it may move with a constant speed in the direction of the force. It has been set in the motion. अगर उसमें मोशन होगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल सही है भाई, जब फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होती है। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे में देखते हैं, इट मे रिमेन एट द रेस्ट, बिल्कुल सही। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर तो मूव करेगा, अगर उससे कम है, बैलेंसिंग कर रही है तो मूव नहीं करेगा, इट मे रिमेन रेस्ट, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड में आते हैं, इट मे एक्सीलरेट, अगर अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उससे एक्सेस में तो वो यकीनन मूव करेगा, ये तीनों सही है। चौथा है, इट मे मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नेवर, याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हो तो हमेशा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव नहीं कर सकता। सो दैट मींस आप क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है, 21 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 20 करने के बजाय पहले मैंने क्या कर लिया है? 21 कर लिया है, तो उस 21 के बाद अब 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ी सी तरतीब बदल गई है, मैं मिस कर गया हूं क्वेश्चन को, तो यहां पे 20 अब कहेंगे, हैंडबॉल इज टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट हाइट आपने क्या करना, हाइट मालूम करनी है। आपको पता है जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। So you know that when it is tossed upwards, so 2gh is equal to vf square minus vi square, 2 into minus 9.8। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों? इट इज टॉस्ड अपवर्ड, इंटू h इज इक्वल टू vf क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस 19.6 का स्क्वायर। तो यहां पे अगर लिखा जाए तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 19.6h इज इक्वल टू, ये खत्म, माइनस आएगा 19.6 इंटू 19.6। तो बेटा आपके पास ये एक ये खत्म हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, सो h इज इक्वल टू 19.6 मीटर। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। 22 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20, ये इसी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वहां पर उन्होंने जीप लिखा है और यहां पे कार, बाकी पूरी डेटा भी सेम है, आंसर भी सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी तरह? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। इसी टेस्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसमें भी ऑप्शन आपका जो है वो बी क्या है? करेक्ट आंसर। फर्क सिर्फ उन्होंने ये दिया था
कि लास्ट जो आया था तब उन्होंने वहां पे कार के बजाय जीप लिखा हुआ था, यहां पे कार, बाकी डेटा एज इट इज है, आंसर भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 अब बेटा हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a constant force acting on a body of the mass is given how much? 5 किलोग्राम। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे ज़ाहिर वेलोसिटी चेंज होगी, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी वी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड की फोर्स लगाने से वो बढ़कर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 7 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर इन अ टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ये टाइम था। इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स अनचेंज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स किसके बराबर होगी? आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू बेटा m अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? Vf माइनस वी आई अपॉन टी। सारी चीजें तो आपके पास मौजूद है। सो F इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लिखूं? 5, Vf की जगह पे 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, कितना बेटा? t है 10। सो F इज इक्वल टू 5, 7 में से 2 जाएंगे 5 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब F इज इक्वल टू 5 into 5 25 divided by 10, so F is equal to 2.5 Newton. This one is a correct answer for this question. So option B is a correct answer for question 23. Question number 23 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखें। A ball falls vertically and bounce back on the ground. किसी बॉल को, टेनिस की बॉल है, उसको आप ऐसे जमीन पे फेंकेंगे वो वापस आती। जी जनाब। The following statement about the force acting while the ball is in a contact with the ground, what the statement is correct? जब वो बॉल जमीन से टकराती है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली, the force that the ball exerts on the ground is always equal to the weight of the ball. दूसरा, जो बाउंस बैक हो रही है, the force that ball exerts on the ground is always equal in magnitude and opposite in a direction to the force that the ground exerts on the ball. एग्जैक्टली यही देखो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज अ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जब बॉल जमीन से टकराता है तो जो बाउंस बैक होता है ड्यू टू रिएक्शन फोर्स होता है, और वो किसके बराबर? उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन 25, equations of the kinetics are valid only when the acceleration is constant. याद रखिएगा, ये जो एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस आप यूज करते हैं, आपको पता होगा एक यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन है जो मैंने बताया था, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। दूसरी 3 जो है एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन किसके लिए होते हैं? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। सो 25 का क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के थे, हमने पूरे जो 1998 से लेकर 2019 तक थे वो हल किए। एक एक प्रॉब्लम, एक एक एमसीक्यूज मैंने आपको बोर्ड पे हल करवा दिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।